2025 की शुरुआत बस्तर के लिए अच्छी नहीं रही और जनवरी के पहले सप्ताह में ही बीजापुर में दो बड़ी घटनाएं हो गईं जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। पहली घटना हमारे साथी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या और दूसरी घटना माओवादियों के द्वारा एक बड़ा बम ब्लास्ट करना जिसमें 8 जवान और एक सिविल ड्राइवर की मौत हो जाना है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, दोनों ही घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए, लेकिन एक सवाल ऐसा भी है जो सारे सवालों के साथ कहीं दब कर रह गया। मुझे लगता है उस सवाल को भी बहुत मजबूती से सबके सामने रखना चाहिए, तो उस सवाल पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये था कि हमेशा वो जो बस्तर के पत्रकार हैं जिन्हें सोचा जाता था कि वो माओवादियों के साथ के बीच में रिपोर्टिंग करते हैं और उन्हें खतरा माओवादियों से है या पुलिस से है, लेकिन उस पर एक नया खुलासा हुआ कि दरअसल बस्तर के पत्रकार माओवादियों और पुलिस से खतरा ना होकर अब ठेकेदारों से भी खतरा है। दूसरा सवाल ये था कि जिस तरह से 2024 में माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए गए, 2024 में अब तक के 24 सालों में सबसे सफलतम साल माना गया, बड़ी बड़ी सफलताएं मिली गई और बड़े बड़े आंकड़ों में माओवादियों को मार गिराया गया, बड़े आंकड़ों में ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए गए और ये लगने लगा कि वाकई में 31 मार्च 2026 तक जो दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता दिख रहा है। लेकिन 2025 आया और पहले ही सप्ताह में माओवादियों ने अपनी एक बड़ी उपस्थिति दर्ज की। बड़ी उपस्थिति इसलिए क्योंकि एक बड़े ऑपरेशन से लौट रहे जवानों को उन्होंने अपना निशाना बनाया जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। हालांकि अगर आप टेक्निकली तरीके से देखें तो ये घटना को अंजाम देना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। कारण ये है कि बस्तर के अधिकतर सड़कों के नीचे माओवादियों ने फॉक्स होल या फिर आईडी बम या बारूदी सुरंग बिछा रखा है। कई बार वो बम डिटेक्ट हो जाते हैं और कई बार वो बम इतनी सफाई से लगाए जाते हैं कि वो मेटल डिटेक्टर की भी उस जद में नहीं आते और उन्हें डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको अमूमन हम लगभग सप्ताह में 3 या 4 बार ऐसी खबरें दिखाते हैं कि आज इस इलाके में माओवादियों का आईडी बम बरामद हुआ या आज उस इलाके में बरामद हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है कि माओवादी कभी भी कहीं पे भी इस तरह के बम लगा दें और उन्हें डिटेक्ट कर पाएँ काफ़ी आसानी से। तो ये चुनौती तो है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि एसओपी के मामले में कहीं चूक हुई है और जो सिस्टम होता है ऑपरेशन करने का और जो रूल्स होते हैं जवानों के जंगल में चलने के, उस रूल्स को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया गया, जिस वजह से ये घटना हुई। इस बात को मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन जवानों को ऑपरेशन के बाद बेदरे से वापस लाया जा रहा था 4 पहिया वाहन से, दरअसल जानकारों का कहना है कि उन्हें 4 पहिया वाहन से लाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो इलाका अभी भी पूरी तरह से माओवादियों की गिरफ्त से बाहर नहीं है। आज भी कुटरू से बेदरे का जो इलाका है बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है और अबूझ माड़ के बिल्कुल मुहाने का इलाका माना जाता है, जहाँ कभी भी बहुत आसानी से आप किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। कैसे, ये भी मैं बता रहा हूँ। आप ये इलाका ड्रोन शॉट से देखिए कि कैसे उस इलाके में जहाँ तक नज़र जाएगी आपको केवल पहाड़ियाँ और जंगल नज़र आएंगे। इस इलाके में माओवादियों को इस तरह से किसी भी आईडी बम को ब्लास्ट करके और आसानी से जंगल में छुपना बेहद ही अनुकूल है उनके लिए। ऐसे में वहाँ उन्होंने एसओपी का पालन नहीं किया, यह बात भी जानकारों के द्वारा की जा रही है। खैर, इस सारे मुद्दों पर बातचीत हो रही है। मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि बहुत सारे सवाल उठे और हर सवाल पर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा और वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वो सवाल है इस घटना में जो 9वें शख्स की मौत हुई, तुलेश्वर राणा की, जो सिविलियन था, वाहन चालक था, उसके मौत पे कोई बात नहीं कर रहा। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि कई बार गलतियां होने पर भी पुलिस विभाग अपनी गलती स्वीकार क्यों नहीं करती, या जो सच्चाई है उसे बताने से इतना गुरेज क्यों करती है, क्यों उसे लगता है कि हम उस बात को दबा ले जाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ। घटनास्थल पर उस दिन ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए मैं भी मौजूद था। मुझे लोगों ने बताया, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे और जो वहाँ पे मौजूद कुछ जो गोताखोर थे वो जो पहुँचे हुए थे, जब मैंने पूछा कि आपका क्या काम है, उन्होंने बताया कि वाहन चालक का शव बरामद नहीं किया जा सका है अब तक। वाहन चालक का शव बरामद करने के लिए बाकायदा मोटर बोट लाया गया, एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया और ठीक उसी दौरान जब मैंने बीजापुर एसपी
जितेंद्र यादव जी से ये सवाल पूछा कि क्या वाहन चालक का शव बरामद कर लिया गया है, तो उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया वो भी आप सुन लीजिए। गोताखोर आए सर, वो ड्राइवर की बॉडी नहीं मिली, ये बता रहे हैं। नहीं, बॉडी सब मिल गई है, और जो भी कुछ क्या है कि ब्लास्ट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, तो उसमें कई सारे पार्ट्स थे जिसको, और अगर कुछ छूट तो नहीं गया है उसको ढूंढने के लिए हम गोताखोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुना आपने कि इस तरह से जितेंद्र यादव ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वाहन चालक का शव बरामद कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि बम का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि बहुत सारे पार्ट्स यहाँ वहाँ फेंकाए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वाहन चालक के शव के तौर पर बहुत छोटा सा हिस्सा बरामद हुआ है और एक बड़े हिस्से को अभी भी गोताखोर तलाश कर रहे हैं, लगभग 400 मीटर दूर नाले में। उसकी तस्वीर, उसकी रिपोर्टिंग हमने आपको दिखाई इसके पहले वाले वीडियो में। और जो सवाल मेरे मन में उमड़ा वो ये, सबसे पहले ये कि आप उसी समय बता देते कि बहुत छोटा सा हिस्सा मिला है, और उसके अगले दिन जब वाहन चालक के शव को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया, वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। आपने ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी होगी और आपने ऐसी कहानियाँ कभी नहीं सुनी होंगी कि एक व्यक्ति मरा एक बार, लेकिन उसका शव उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया 2 बार। ऐसा बस्तर में हुआ। कब हुआ? इस घटना के बाद। मैं पुलिस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ ऐसी घटनाएं जब हो गई और जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो उसके बाद पुलिस वहाँ क्या कर सकती है। मैं समझता हूँ उनकी समस्याओं को, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप इस बात को स्वीकार कर लें तो आखिर आप पर तोहमत लगा भी कौन रहा है। वहाँ की परिस्थितियाँ थी ही वैसी, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन बड़े अधिकारी क्यों इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि कहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। बता देंगे तो क्या बीत जाएगा। लेकिन आप तस्वीर देखिए, ताबूत में शव लाया गया। परिजनों का कहना है, हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया, लेकिन बताया कितनी हड़बड़ी में शव लाया गया और जल्दबाजी में उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। पहली बार आप देखेंगे कि सीधे ताबूत ही चिता में रख दी गई और पूरा ताबूत जला दिया गया। क्यों? क्योंकि अंदर शव ही नहीं था, केवल मांस के कुछ लोथड़े और एक हाथ, जो फिर उन परिजनों को बताया गया या दिखाया गया ये तो नहीं पता, इतना ही था। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। दूसरी दिन फिर से पुलिस ने बताया कि गोताखोर लगातार तलाश में थे। उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इस पर हमने पहले भी रिपोर्टिंग की है। वाहन चालक का शव का एक बड़ा हिस्सा फिर से बरामद किया गया, उसे फिर से परिजनों को सुपुर्द करने की कोशिश की गई। परिजनों ने कहा कि अब एक ही व्यक्ति की दोबारा अंत्येष्टि कैसे होगी या दोबारा अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा। तब उन्होंने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को, उनके भाई को और सदस्यों को दंतेवाड़ा भेजा और गीदम में आनंद फानन में उनके बचे हुए शव का अंतिम संस्कार किया गया। और यहाँ उनके घर में अनवरत अंतिम संस्कार के जो आगे के जो कार्यक्रम और रीति रिवाज हैं वो जारी थे। ये सारी चीज़ों के बीच जो मेरे मन में सवाल आया, वो सवाल ये आया कि इसके पहले अगर आपको याद हो कि दंतेवाड़ा के अरनपुर में एक घटना हुई थी, वहाँ भी माओवादियों ने एक वाहन को आईडी बम की चपेट में लाकर उस पर विस्फोट किया था, जिसमें 10 डीआरजी के जवान शहीद हुए थे और एक सिविल ड्राइवर की मौत हुई थी। उस दौरान भी यादव जी थे, गीदम के रहने वाले थे, वो जो वाहन चालक थे स्वर्गीय। मैं उनके घर पहुंचा था, उनके परिजनों से जब मैंने बात की तो पता चला कि उस सिविल ड्राइवर को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया गया और उनके घर से किसी एक को सरकारी नौकरी देने का वादा सरकार ने किया है। हालांकि अभी मेरे मन में बात आई तो मैं इस पर जाकर गीदम में उस वाहन चालक के घर पे फिर से रिपोर्टिंग करूंगा, पूछने के लिए कि सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा किया या नहीं। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इस बात को बोलेंगे ज़रूर कि क्या आप उसके घर गए या नहीं, तो हम जाएंगे, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। लेकिन 5 लाख रुपए मुआवजे की बात उन्होंने स्वीकार की थी, मिला। वहीं जब मैंने जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि जो डीआरजी के जवान हैं जो शहीद हुए हैं, चूँकि वो सरकारी नौकरी में थे, पुलिस की नौकरी में थे, उन्हें मुआवजे के तौर पर बड़ी रकम मिलेगी सरकार के द्वारा, जो नियम में भी और मिलना भी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार को देखेगा कौन। उन्हें बड़ी रकम मिलेगी। मेरे ख्याल से, मैं बहुत एक्यूरेट तो नहीं हूँ क्योंकि इस पर किसी अधिकारी का कोई बयान नहीं है, जानकारों ने बताया कि कम से कम 40-50 लाख रुपए तो मिनिमम मिलने ही चाहिए, मिलेंगे ही। हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले, हो सकता है 1 करोड़ की रकम भी मिल जाए, और बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारे देश का जवान शहीद हुआ, बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए हो रहा है। लेकिन उस वाहन चालक को, जिसे ले जाया गया था अपने साथ ऑपरेशन में और जवानों को लाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उस जवान को केवल मिले 5 लाख रुपए। ठीक है, ये घटना बीत गई। ठीक उसी तरह की घटना एक बार फिर से बीती है बीजापुर के इलाके में। ये जो कुटरू से बेदरे के बीच में जो ब्लास्ट हुआ, इसमें भी उसी तरह की घटना, 8 जवान शहीद हुए और एक सिविल ड्राइवर
जिसके शव को 2 टुकड़ों में उसके परिवार को सौंपा गया। उसके पिता कहते हैं कि उसको पता ही नहीं था उनको कि उनका बेटा जा कहाँ रहा है। वो तो ये जानता था कि उनका बेटा नगरनार स्टील प्लांट में जो गाड़ियाँ चलती हैं उस गाड़ी को चलाता है, लेकिन वो कब में सिपाहियों को लेकर चला गया। अगर पता होता तो वो अपने बेटे को जाने नहीं देता। सोचिए अब उसके बेटे ने उनको अंधेरे में रखा या सिस्टम ने, ये तो सिस्टम जाने, या उनका बेटा तो चला गया, वो तो जो जानता था इस बात को, लेकिन पिता के सामने कई सवाल छोड़कर चला गया। अब रही बात मुआवजे की, तो उनके बेटे को भी बेटे के शहीद होने पर उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए मिलेंगे और हो सकता है उन्हें भी नौकरी दी जाए। हालांकि उन्हें 2 चेक दिए गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। परिवार इतना शोकाकुल है कि अभी उनसे इस पर बात करना ठीक समय नहीं है, इसलिए मैंने उस पर बातचीत नहीं की कि पैसे कितने मिले। उनको लगेगा मेरा बेटा चला गया और ये कैसा पत्रकार है, ये पैसों की बात कर रहा है, लेकिन पैसे बहुत महत्वपूर्ण है। खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं, किसी ने कहा है, इसलिए पूछूंगा ज़रूर, क्योंकि अगर बेटा नहीं है तो पैसा ही काम आएगा बुजुर्ग माँ बाप के। अब जो सवाल जिस पे हम बार बार बात करने की बात कर रहे हैं पर अब तक नहीं किया, आखिर ऐसा होता क्यों? आखिर आप ऐसा करते क्यों? जब आपको पता है कि सरकारी नियमावली के तहत आप जवानों को तो 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, जो भी आपके नियम में हो आप देंगे, लेकिन एक सिविल ड्राइवर को आप केवल 5 लाख रुपए दे सकते हैं या 1 आध लाख रुपए जेब से और दे सकते हैं। तो आप सिविल ड्राइवर को ले क्यों जाते हैं ऐसे खतरे वाले इलाके में? क्यों ले जाते हैं? वजह क्या है इसके पीछे? क्यों नहीं आप सरकारी वाहन चालकों को ही अपने साथ लेके जाते हैं? अगर मान लीजिए तुलेश्वर राणा के जगह कोई सरकारी वाहन चालक होता, मैं तो चाहता हूं, भगवान से मनाता हूं कि किसी की मौत ना हो। मौत सबकी दुखदाई है, चाहे वो मेरे साथी मुकेश चंद्राकर की हो या फिर इन जवानों की हो। मौत सबकी दुखदाई है, मौत कब खुशहाली होती है। लेकिन जब ये घटना हो ही रही है, जब बस्तर में कत्लेआम मचा ही है, जब एक युद्ध चल ही रहा है और जिम्मेवारी आपने ली है, तो आप क्यों एक सिविलियन को लेके जाते हैं जिसे मुआवजे में भी आप केवल 5 लाख दे पाते हैं? अगर कोई सरकारी वाहन चालक होता तो उसे भी उतना ही मुआवजा मिलता जितना आप बाकी के जवानों को देंगे। पुलिस के अधिकारियों से मैंने इस पर बात नहीं कही है, सीधी सी बात है, लेकिन मुझे लगता है तो एक तर्क वो ये भी देंगे कि इतने जवानों को लाने ले जाने के लिए हो सकता है कि उनके पास वाहनों की कमी हो, या हो सकता है कि वो वाहन अटैच में चल रहे हों। तो एक वीडियो और आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो हमें अमलेश्वर से मिला है। अमलेश्वर वो इलाका है और इस वीडियो को हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथी हैं, जयप्रकाश त्रिपाठी जी, उन्होंने बनाया और वो जब एबीपी न्यूज़ में थे उस वक्त उन्होंने इस वीडियो को तैयार किया था। ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये 400 वाहनें हैं जिसे 112 और अलग अलग आपातकालीन व्यवस्थाओं के लिए लाया गया था। 400 करोड़ रुपए खर्च करके आपके टैक्स के पैसे से, और ये वाहन 15 महीने से जंग खा रहे हैं, धूल खा रहे हैं और खड़े हैं इसी तरह से। नई नई बोलेरो हैं साहब, और सारी गाड़ियां सड़ने के लिए सड़ जाएंगी गाड़ियां, और सड़ गई हैं आधी गाड़ियां, और आज तक यकीन मानिए कि इसे किसी ने एक कदम चलाया भी नहीं। क्या इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इन इलाकों में? गाड़ियां भी बोलेरो हैं जो कि टफ इलाके में चलने योग्य हैं और इनका उपयोग आप तरह तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये गाड़ियां सड़ गई। लाया गया था 112 के लिए। अब आप सोचिए कि आपके टैक्स के पैसे की कितनी बर्बादी है, किस तरह से बर्बादी है, और कोई देखने वाला नहीं है। 15 पुरानी सरकार ने इसे खरीदा, अब नई सरकार इसे इस्तेमाल ही नहीं करेगी। क्यों? पुरानी सरकार ने खरीदा है। अब खरीदारी के पीछे भी कुछ कुछ खेल होता है, आप तो जानते हैं, अगर जानकार हैं तो। मुझे लगता है कि गाड़ियों की आवश्यकता होगी तो फिर से खरीद दी जाएगी। उन गाड़ियों को अगर यूज़ कर लेंगे तो फिर खेल कैसे कर पाएंगे? हो सकता है ऐसा हो, तभी तो, नहीं तो गाड़ियाँ क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आपको गाड़ियाँ हायर करनी पड़ रही हैं और इतनी गाड़ियाँ आप सड़ा दे रहे हैं तो क्यों? आप अपने घर से पैसा लाते हैं, टैक्स पे पैसा, ये सारे खर्चे टैक्स से होते हैं। टैक्स की बात अलग है, गाड़ियों के मिसयूज़ की बात अलग है, लेकिन सवाल फिर से हुई कि आखिर आप सिविलियन को क्यों ले जाकर मारते हैं? और जब वो मर जाता है तो उसे भी जवानों के समकक्ष ही मुआवजा क्यों नहीं देते? क्यों नहीं अपनी गलती स्वीकारते? सिस्टम हो या पुलिस हो या सरकार हो, अगर आपने गलती की है तो आपको गलती स्वीकार करनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपसे गलती हुई है तो उस गलती के तहत आपको मुआवजा भी जवानों के समकक्ष देना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, ये वर्दी वाला जवान नहीं था, लेकिन एक बूढ़े बाप का जवान ज़रूर था जो अपने बूढ़े बाप को पालता। आप तो 5 लाख रुपए देकर अपने कर्मों से इतिश्री कर लेंगे, लेकिन उस बूढ़े बाप को मुखाग्नि कौन देगा? उस बूढ़े बाप को पानी कौन देगा? कभी सोचा है? कोई पूछता नहीं है साहब।
अरे ये तो सिविलियन है, मैंने देखा है जो पुलिस के जवान भी शहीद हो जाते हैं उनके परिवार को भी पूछने कोई नहीं जाता। कई कहानियाँ हैं मेरे पास, ऐसी कई कहानियाँ हैं। ये तो सिविलियन है। तो इसलिए मुझे लगा कि इस सवाल को आज उठाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोई नहीं उठाएगा तो हम भी नहीं उठाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। मुझे तो उठाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सवाल वाकई में वाजिब है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सवाल पूछिएगा अपने आसपास के बड़े अधिकारियों से। कोई नेता मिल जाए तो उसके गिरबान को पकड़ कर उससे भी पूछ लीजिएगा क्यों मारते हो ऐसे, और जब मर जाता है तो स्वीकार क्यों नहीं करते हो, मुआवजे में रकम बराबर क्यों नहीं देते हो। और लगे कि हम मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, इस बस्तर टॉकीज को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, इसलिए भी कि ये बात लोगों तक पहुँचे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर लगे तो। धन्यवाद।